हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबीएस क्लासेस भारत ऑनलाइन। आज हम बात करेंगे पोषण के बारे में, यानी न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि न्यूट्रिशन किस प्रकार का होता है और न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। तो इससे पहले वीडियो में पार्ट 2 में हमने श्वसन चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। श्वसन में कुछ भी बाकी नहीं है और अगर श्वसन का चैप्टर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप पहले श्वसन को देख लें। अब हम बात करेंगे पोषण की। देखो दोस्तों, पाचन से पहले पोषण समझना जरूरी है, उसके बाद हम पाचन को भी क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ पर हम पोषण देखेंगे। पोषण एग्जैक्टली होता क्या है? अगर आप एक सिंपल रूप में पोषण समझे तो पोषण का पोषण का मतलब होता है पालन। पोषण का मीन्स क्या होता है? पालन। जैसे हमारे घर वाले हमारा पोषण करते हैं, पालन करते हैं ना, जैसे हमारे घर वाले क्या करते हैं? हमारा पोषण करते हैं, पालन करते हैं। तो एक पोषण का हम कह सकते हैं कि पालन। और मतलब पालन में हमें जरूरी होता है कि हमें सारे चीज़ें पर्याप्त रूप में मिले, मतलब घर मिले, कपड़े मिले, साथ साथ सारे भोजन मिले। यह सभी चीज़ें जरूरी होती है हमारे घरेलू भाषा में। लेकिन अगर हम वैज्ञानिक भाषा के रूप में बात करें तो पोषण का मतलब हो जाता है हमारे शरीर में जो ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, जो हम बोल रहे हैं, मैं अगर चलूँ या फिर कोई गति हम करें तो उस गति में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस क्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उस गति को पूरा करने के लिए एक प्रक्रिया होती है जिसे हम पोषण कहते हैं। तो पोषण की डेफिनेशन को देख लेते हैं कि पोषण की परिभाषा क्या कहती है। तो सर्वप्रथम बोल रहा है कि सजीवों द्वारा भोजन का अंतःग्रहण। तो क्या बोल रहा है? सर्वप्रथम बोल रहा है सजीवों द्वारा भोजन का अंतःग्रहण मतलब होता है भोजन को लेना। भोजन मुख में गया तो अंतःग्रहण कर रहे हैं, अंतःग्रहण और साथ साथ पाचन, फिर उसका पाचन, उसका फिर अवशोषण और अवशोषण के बाद स्वांगीकरण का मतलब होता है स्वांगीकरण कि भोजन से जो हमें ऊर्जा मिल रही है, मतलब ऊर्जा का बनाना, यह पूरी प्रक्रिया करने में एवं अपच पदार्थों का परित्याग करने, मतलब कुछ जो अपच पदार्थ हैं उनका परित्याग यानी शरीर से बाहर निकालना। यह पूरी प्रक्रिया मतलब अंतर्ग्रहण करना, पाचन करना, फिर अवशोषण करना और फिर स्वांगीकरण करना। उसके बाद जो बचा अपशिष्ट पदार्थ यानी अनावश्यक पदार्थ है उसे शरीर से बाहर निकालना, यह पूरी प्रक्रिया पोषण कहलाती है। और पोषण के बाद हम पोषक तत्व की बात कर लेते हैं, मतलब ऊर्जा उत्पादन, शारीरिक वृद्धि और टूट फूट में जैसे जो क्या हुआ, जैसे हम देख लें तो यहाँ पोषक तत्व भी देख लेते हैं कि ऊर्जा उत्पादन, शारीरिक वृद्धि और टूट फूट की मरम्मत के लिए जो पदार्थ होते हैं ना, इन सब के लिए जो पदार्थ होते हैं उसे हम पोषक पदार्थ कहते हैं। आप उन पोषक पदार्थ से समझ सकते हो, जैसे आपका एक प्राकृतिक रूप में क्या होता है? जल एक विशेष है। उसके बाद आपका जैसे हो जाता है क्या, आपका प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और लवण। यह आपके क्या है? पोषक पदार्थ हैं। और आपको जल, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लवण, यह जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है कहीं ना कहीं आपको ऊर्जा और आपको ये शरीर को डेवलपमेंट, आपकी कोशिका के टूट फूट में नई कोशिकाओं का बनाना, उनकी मरम्मत करना, इन सभी प्रक्रियाओं को पूरा करते हैं। तो इसके बाद जैसे पोषण के प्रकार हो जाते हैं। पोषण के कुछ जैसे नियम प्रकार आपके हो जाते हैं, 2 प्रकार। एक स्वपोषी पोषण यानी स्वपोषी जीव। जो पोषण होगा जीव में होगा तो एक ऐसी पूछ सकता है, 2 क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वपोषी पोषण क्या है या फिर स्वपोषी जीव क्या है। अगर पोषण पूछे तो भी हम स्वपोषी जीव का ही लिखेंगे और अगर स्वपोषी जीव पूछे तो भी हम स्वपोषी पोषण ही लिखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करिए स्वपोषी पोषण होता क्या है, स्वपोषी जीव होते क्या है, तो हम कह सकते हैं यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होगा, जो कुछ जीव ऐसे होते हैं, कुछ जीव ऐसे होंगे जो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी यानी जल की मदद से
अकार्बनिक तत्वों की सहायता से धूप की मदद लेकर अपना भोजन बनाते हैं। क्या करेंगे? अपना भोजन बनाएंगे, स्वपोषी जीव कहलाते हैं। यानी कुछ ऐसे जीव जो अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा क्या कर लेंगे? क्लोरोफिल, धूप लेंगे, धूप ना, तो हम कह सकते हैं ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं, स्वयं से बनाते हैं, उन्हें हम स्वपोषी जीव यानी स्वपोषी पोषण कहते हैं। क्या कहेंगे? स्वपोषी जीव यानी स्वपोषी पोषण कहते हैं। मतलब वह अपना जो भोजन बनाएंगे वह सूर्य की उपस्थिति के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, जल लेकर अपना भोजन बनाते हैं। इसमें उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे कुछ उदाहरण आपके नीले हरे शैवाल, पेड़ पौधे और कुछ क्या होते हैं? बैक्टीरिया भी होते हैं। कुछ बैक्टीरिया होंगे जिनके पास क्लोरोफिल होता है, उनके पास क्लोरोफिल होगा और इस क्लोरोफिल से वह अपना भोजन बनाते हैं। इसकी बात भी करेंगे क्लोरोफिल की, क्या होता है, कैसे होता है। तो यहाँ एक ये हो गया स्वपोषी पोषण, और दूसरा होता है आपका परपोषी पोषण, यानी परपोषी कहें, सॉरी, यह विषमपोषी। विषमपोषी, तो परपोषी पोषण कहे या विषमपोषी पोषण कहे या विषमपोषी जीव कहें, तो दोनों बात एक ही होती है। यह भी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कुछ जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं और अपना भोजन उन्हीं जीवों से प्राप्त करते हैं। यानी हम कह सकते हैं ऐसा पोषण जिसमें जो जीव होंगे वह अपने भोजन के लिए, अपनी ऊर्जा के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं और अपने भोजन को उन जीवों से प्राप्त करते हैं और ऊर्जा की पूर्ति करते हैं। विषमपोषी या परपोषी जीव यानी परपोषी पोषण कहलाते हैं। इसमें जो उदाहरण होगा जैसे मनुष्य हो गया, कवक हो गया, शेर, बिल्ली, कुत्ते, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी कि पोषण क्या है। पोषण के 2 प्रकार हुए, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण, और परपोषी पोषण के 3 टाइप हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम परपोषी पोषण को देखते हैं। तो आपने अभी क्या पढ़ा? स्वपोषी पोषण हमने देख लिया, स्वपोषी पढ़ा और विषमपोषी पढ़ा। तो एक बार थोड़ा सा और हम उसको देख लेते हैं, इससे क्या होता है। जैसे मैंने बताया कोई क्या है, यह कोई पेड़ है ना, यह कोई पेड़ है, तो यह अपना भोजन क्या करेगा? कहीं ना कहीं सूर्य की उपस्थिति में और CO2 लेकर और H2O लेकर यह क्या करेगा? अपने भोजन को बनाएगा, ग्लूकोज को बनाएगा, C6H12O6 ग्लूकोज को बनाएगा। तो मैंने कहा अगर यह ग्लूकोज को स्वयं से बनाता है तो यह स्वपोषी जीव यानी स्वपोषी पोषण कहलाता है। लेकिन यहाँ पर कोई जीव ऐसा है ना, यह कोई जीव ऐसा है जो जिसके पास क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल नहीं तो अपना भोजन स्वयं बनाएगा नहीं, लेकिन यह अपने भोजन के लिए निर्भर किस पर रहेगा? प्लांट पर, और अपना भोजन प्लांट से ही लेगा। अपना भोजन क्या करेगा? प्लांट से ही लेगा, अपने भोजन को प्लांट से लेगा। और इसे हम क्या कह देंगे? परपोषी पोषण कह देते हैं। परपोषी, ये क्या है? परपोषी जीव है, यानी अपने भोजन को दूसरे जीवों से प्राप्त करता है, उन्हीं पर निर्भर होता है। अगर पहला वाला ये जो स्वपोषी जीव खत्म हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं इनके लिए समस्या उत्पन्न होती है। तो ये अपना जो भोजन किससे प्राप्त करेंगे? पेड़ पौधे यानी स्वपोषी जीव से प्राप्त करेंगे। तो आई होप ये समझ में आ गया। अब मैंने बताया कि परपोषी कुछ निम्न प्रकार के होते हैं, यानी विषमपोषी कुछ निम्न प्रकार होते हैं। जैसे आपका हो गया एक प्राणी संपोषण, मृतोपजीवी पोषण और परजीवी पोषण। ये 3 प्रकार के पोषण होते हैं। किसके प्रकार हैं? तो विषमपोषी पोषण के प्रकार हैं। अब यहाँ पर एक एक की बात कर लेते हैं कि प्राणी संपोषण क्या होता है। तो हम कहते हैं पोषण का वह प्रकार जिसमें जो जीव होगा वह भोजन क्या करेगा? भोजन को अंतःग्रहण करेगा, लेगा, पाचन करेगा और शोषण करेगा और स्वांगीकरण प्रक्रिया क्या होती है? जिससे जो ऊर्जा का उत्पन्न होता है स्वांगीकरण करेगा और साथ ही साथ
अपच यानी बिना पचे हुए भोजन को परित्याग कर देगा, उसको शरीर से बाहर निकाल देगा। और इस पूरी प्रक्रिया को जो शो करते हैं ऐसे क्या कहलाता है, यह प्राणी संपोषण कहलाता है। जो पूरी प्रक्रिया है यह प्राणी संपोषण होता है। इसमें जो उदाहरण बन जाते हैं आपका जानवर, मनुष्य, ये बन जाते हैं। इसमें क्या आते हैं, जानवर और मनुष्य आते हैं। अब जैसे बात करें मृतोपजीवी पोषण की, जो मृतोपजीवी पोषण होते हैं तो नाम से क्लियर हो रहा है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी और मृतोप मतलब होता है मरे हुए, और परजीवी मृतोपजीवी होता है। मृतोप मतलब होता है क्या आपका मरे हुए, और जीव मीन्स होता है आपका जो लेंगे, जो जीव लेंगे वह। तो मरे हुए जीव से लेंगे, सीधे नाम तो हेडिंग से क्लियर हो गई हमें इसका क्या होगा। तो लिख सकते हैं पोषण का वह प्रकार जिससे या फिर जिसमें जो जीव होंगे वो मरे अथवा सड़े गले स्थानों से, मरे अथवा सड़े गले स्थानों से अपने भोजन को प्राप्त करेंगे और अपने पोषण को पूरा करते हैं। तो इसमें से कवक आ जाता है। क्या आता है, कवक। कवक जैसे आप देखते हो कुछ इस प्रकार का, ऐसे जमीन पर आपके घर के आसपास ऐसे मशरूम क्या होते हैं हुए रहते हैं, कुछ इस प्रकार के होते हैं, प्लेट के नुमा होते हैं, कुछ ऐसे प्लेट के नुमा होते हैं, ऐसे ऐसे उस पर खांचे कटे होते हैं, कुछ प्लेट के नुमा होते हैं। तो यह होंगे कहाँ, यह आपके से कोई आपका कचड़ा है, कतवार कर रखने का जगह है, या फिर कहीं आप पेड़ है वह सड़ गया है, पत्तियां हैं सड़ गई हैं, या फिर पेड़ों के ऊपर या छालों पर भी कभी कभी उग जाते हैं। तो ऐसे जो जीव होते हैं वह क्या कहलाते हैं, तो हम उसे कह सकते हैं कि ये मृतोपजीवी कहलाते हैं। यानी यह मरे अथवा सड़े गले स्थानों से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, अपने पोषण को पूरा करेंगे, अपने लिए ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। तो आई होप दो चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब चलते हैं तीसरे हेडिंग के ऊपर जिसे हम कहते हैं परजीवी पोषण। परजीवी पर नाम ही क्लियर होता है, पर मतलब किसी के ऊपर आश्रित रहेंगे, और जीव मतलब ये जीव। तो पोषण का वह प्रकार जिसमें जीव अपना भोजन, जो यह अपना भोजन जो यह अपना भोजन प्राप्त करेगा या दूसरे जीव से प्राप्त करेगा, मतलब ये शरीर के अंदर भी रह सकता है और शरीर के बाहर, दोनों, मतलब शरीर के अंदर भी पाया जा सकता है और शरीर के बाहर। और दूसरी चीज़ यह पचे पचाए भोजन को लेगा। कैसा भोजन लेगा, तो हम कह सकते हैं मतलब पोषण जिसमें आपका यह दूसरे, तो देखो यह पचे पचाए भोजन को लेगा, तो हम कह सकते हैं पोषण का वह प्रकार जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करेंगे, लेकिन प्राप्त करते समय वह जीवों को मारेंगे नहीं, वह जीवों को किल नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं। और दूसरी चीज यह होती है कि यह पचे पचाए हुए भोजन को लेते हैं। कैसे भोजन को लेंगे, पचे पचाए हुए भोजन को लेते हैं। यानी जहाँ भोजन पचे, जैसे आपने भोजन किया, भोजन में आपका अवशोषण हुआ, यह रक्त में गया, तो उन्हीं रक्त से इनका संपर्क होगा और सीधा यह रक्त से प्रोटीन, विटामिन, वसा, लवण, ऐसे जो आपके लिए पोषक पदार्थ हैं उनको सीधा यह रक्त से ले लेते हैं और अपने पोषण को पूरा करते हैं। यह शरीर के अंदर और शरीर के बाहर दोनों जगह पाए जाते हैं। तो इसमें उदाहरण आपका जैसे हो जाता है जू, जो आपके सर पर पाया जाता है। कवक, जैसे आपको दांत खात खुजली हो गई हाथों पर ना, कभी पीठ पर, जैसे आपको जहाँ पसीने ज़्यादा होते वहाँ हो जाते, तो कवक, वह कवक क्या है, परजीवी है। अमीबा हो गए, इसकी प्रजाति है एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, यह परजीवी है जो मनुष्य के आंत में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, मनुष्य के आंत में, और पेचिस नामक रोग उत्पन्न करती है। तो आई होप आपको तीन चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यह किसके हैं, पोषण के प्रकार थे। पोषण के प्रकार में आपने स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण पढ़ा। विषमपोषी पोषण के भी तीन प्रकार हुए। आपका कौन कौन सा हो गया, प्राणी संपोषण, और बताओ, प्राणी संपोषण हो गया, और कौन सा हो गया ना। तो विषमपोषी पोषण के तीन प्रकार हो गए। पहला आपका प्राणी संपोषण, दूसरा आपका मृतोपजीवी पोषण, और तीसरा आपका क्या हो गया, परजीवी पोषण हो जाता है। तो आपको एक एक भी समझा दिए हैं। अब बात करेंगे अमीबा में पोषण कि अमीबा जो अपना पोषण कैसे प्राप्त करता है, और अमीबा के बाद हम यूग्लिना में पोषण को देख लेते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम बात करेंगे कि अमीबा में पोषण कैसे होता है।
तो इसके बाद हम देखो अब बात करेंगे अमीबा में पोषण की, कि जो अमीबा जैसे भोजन को लेता है तो वह कैसे लेता है, कैसे वह भोजन को लेगा, कैसे पचाएगा, इन सब चीज़ों को हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अमीबा में पोषण की। इससे पहले हमने पोषण की बात की। तो जो अमीबा में पोषण होता है, तो सर्वप्रथम आप देख रहे हो कि क्या है, एक अमीबा होता है। अमीबा कैसा होता है, तो हम बात कर सकते हैं कि यह एक कोशिकीय जीव होता है। क्या होता है यह? एक कोशिकीय जीव होता है, मतलब ये एक कोशिका से बना होता है। साथ ही साथ इसके पास केंद्रक और आप देख रहे हैं कोशिका द्रव, और इसके चारों तरफ कूटपाद यानी रोमाप पाए जाते हैं। उसी के द्वारा ये भोजन को ग्रहण करते हैं। तो आप देख रहे हो कि जैसे कोई खाद्य कण है, कोई खाद्य कण है, उसका भोजन है, तो भोजन क्या करेगा, सर्वप्रथम अमीबा पहले तो उसे घेरता है, उसे चारों तरफ से क्या करेगा, घेरेगा, क्योंकि वह पहले तो कूटपाद की सहायता से क्या करेगा, और घेरेगा पहले ना। तो क्या है, खाद्य कण है, यह खाद्य कण से पहले क्या करेगा, अपने जो कूटपाद है, जो रोमाव है, उसकी सहायता से पता करेगा कि यह मेरे भोजन के लिए है या नहीं है। तो चेक करने के बाद यह सर्वप्रथम जो खाद्य कण होता है, उस खाद्य कण को घेरना, मतलब चारों तरफ से घेरेगा, और घेरने के बाद जब वह पूर्ण तरह से उसके घेराव में आ जाएगा, तो वहाँ से जैसे यह चीज़ है, तो यहाँ से इसके पास एक कवरिंग होकर यहाँ से आगे से ब्रेक कर देती है। ये क्या करेगी, ब्रेक कर देगी। ब्रेक करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर यह जो खाद्य रिक्तिका की तरह बन जाती है। तो यहाँ घेराव जो होता है, जो इसके बीच में एक बन जाता है, तो यहाँ से वह उसके बाद अपने इस जो सेल है वहाँ से ब्रेक करके इसे अलग कर देती है, और ये खाद्य रिक्तिका बन जाती है। इस खाद्य रिक्तिका में क्या होता है, इस खाद्य रिक्तिका में तो क्या होता है, इस खाद्य रिक्तिका में पाचनकारी एंजाइम होते हैं। इसमें क्या होते हैं, पाचनकारी एंजाइम होते हैं, जो फिर खाद्य को पचाना शुरू करते हैं। तो जब खाद्य इसमें पच जाता है, जब खाद्य से पूरा जो पोषक पदार्थ है वह निकल जाएगा, पाचन हो जाएगा, उसके बाद अपशिष्ट पदार्थ बचेंगे। जाहिर सी बात है, तो अपशिष्ट पदार्थ को फिर इन्हीं की सतह से जैसे घिरा हुआ था वैसे छोड़ते छोड़ते आगे बढ़ के खाद्य रिक्तिका को, जो खाद्य अपशिष्ट पदार्थ हैं, उसे बाहर निकाल देते हैं। एक और देख लेते हैं पैरामीशियम में पोषण। क्या देखते हैं, पैरामीशियम में पोषण को देख लेते हैं। तो पैरामीशियम पोषण की हम जब बात करेंगे, तो आप देख रहे हैं कोई पैरामीशियम है, ये क्या है, पैरामीशियम है। पैरामीशियम भी क्या होता है, एक कोश की जीव भी होता है, और ये कहीं ना कहीं छोटे मोटे शैवाल, डायटम्स और छोटे मोटे जीवाणु को खाता है। तो आप देख रहे हो क्या है, इसके पास एक गुदाद्वार है, इसके पास एक खाद्यधानी है, रोमाभ है, पाचन गुहा है, साथ में केंद्रक होते हैं। इसमें केंद्रक दो प्रकार का, एक लघु केंद्रक और एक गुरु केंद्रक होता है, और संकुचन धानी होती है। संकुचन धानी की वजह से वह अपने जल का संतुलन बनाए रखता है। पाचन, देखो ये पाचन को जैसे हम इसकी और डायग्राम को ड्रॉ कर ले, आप देख सकते हो। अगर मैं कोई पैरामीशियम बना लूँ इस प्रकार से, ऐसे कोई पैरामीशियम बना लें, ऐसा कोई पैरामीशियम हम बना लें, तो यहाँ से क्या करेगा, इसके पास इसके रोमाभ होते हैं, इसके पास क्या होते हैं, रोमाभ। यह रोमाभ के द्वारा क्या करता है, यह भोजन को एंट्री लेता है। यहाँ से भोजन जब पहुँच जाएंगे तो फिर से ये क्या होगा, गोलाकार करके यहाँ से कट जाता है, और कटने के बाद यह भी एक खाद्यधानी बना देता है। और फिर खाद्यधानी क्या करती है, चारों तरफ चक्कर लगाती है, मतलब यह एक जगह रखकर नहीं, मतलब यह घूमेगी, एक बार यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, जो खाद्यधानी यहाँ आएगा, और यहाँ आते आते वह सर्वप्रथम यहाँ आते आते क्या होती है, पूर्ण पच जाती है, और वहाँ से पोषक पदार्थों का अवशोषण भी हो जाता है, और फिर यहाँ गुदा द्वार से फिर क्या होती है, शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ है वह बाहर निकाल दी जाती है। तो आई होप आपको अमीबा पोषण और पैरामीशियम पोषण समझ में आया होगा। तो कभी कभी एक क्वेश्चन पूछता है अमीबा का, कि अमीबा अपना भोजन
कैसे ग्रहण करता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर कूटपाद है तो हम कह सकते हैं अमीबा अपना भोजन कूटपाद की सहायता से करता है। यह सर्वप्रथम खाद्य कण को अपने चारों तरफ से घेरता है और घेरने के बाद यह खाद्य रितिका का निर्माण करता है। उस खाद्य रितिका में पाचनकारी एंजाइम होते हैं जिसके द्वारा खाद्य कण पाचित कर लिया जाता है और सर्वप्रथम जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं फिर उसे शरीर की सतह से बाहर निकाल दिया जाता है। तो यह कंफर्म हो गया होगा। अब हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण की कि प्रकाश संश्लेषण पौधों में पोषण कैसे होता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हम बात करते हैं पौधों में पोषण की। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट्स प्रकाश संश्लेषण की ना। तो हमने पोषण के दो प्रकार देखे थे, एक स्वपोषी एक परपोषी। परपोषी के प्रकार देखे थे तो उन प्रकार को हमने देख लिया। अब यहाँ पर हम स्वपोषी में आने वाले पौधों के जो होते हैं उनके प्रकार के बारे में बात करेंगे और फिर परपोषी में जो मानव आते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो देखो यहाँ पर जैसे हम स्वपोषी की बात कर रहे थे तो स्वपोषी में हरे पेड़ पौधे, हरे बैक्टीरिया, कुछ नीले हरे शैवाल आए थे। तो सब में कहीं न कहीं क्लोरोफिल उपस्थित है और इन्हीं के कारण जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को निभाते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें प्रकाश का मतलब होता है लाइट से, किससे कि लाइट से, और संश्लेषण मतलब होता है सिंथेसिस, उसको अवशोषित करेंगे, संश्लेषण करेंगे। तो होता है जैसे कोई प्लांट है आपके पास, ये कोई प्लांट है, तो ऐसे कोई प्लांट है आपका, देख लो। तो यह प्लांट पे होगा क्या, यहाँ सूर्य की किरणें होंगी और इसके पास है पत्तियों के ऊपर तो सूर्य है, पौधे हैं ना। तो सूर्य की किरणें क्या होती हैं, पत्तियों पर गिरती हैं और पत्तियों के पास क्लोरोफिल होता है। यह क्लोरोफिल क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती हैं और फिर प्रकाशिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर अपने भोजन का निर्माण करती हैं। तो इतनी चीज क्लियर हुआ। आगे देखते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं कितनी चीज़ों की आवश्यकता हुई। तो अगर हम बात करें तो पहला प्रकाश, इसमें क्या चाहिए, प्रकाश। दूसरा क्लोरोफिल। तीसरा CO2 और चौथा H2O। H2O कहाँ से लेंगे, तो यह जड़ों से लेंगे और CO2 पत्तियों से लेंगे। क्लोरोफिल कहाँ उपस्थित होगा, पत्तियों में, और प्रकाश किससे लेंगे, सूर्य से लेते हैं। और इन पूरी प्रक्रिया के द्वारा ये अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो हम डेफिनेशन लिख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की डेफिनेशन लिख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वह सरल अकार्बनिक पदार्थों जैसे H2O, CO2 से जटिल कार्बनिक पदार्थ ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और साथ साथ यहाँ पर सूर्य और क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है जिनके द्वारा पूरी प्रक्रिया पूरी होती है। यहाँ पर मैंने देखो एक पत्ती का अनुप्रस्थ काट लिया है। जैसे मैं कोई एक ऐसे कोई पत्ती है तो उस पत्ती को बीच में से कट करके आपको इधर से सामने वाला हिस्सा मैंने दिखाया है। तो यहाँ देख रहे हो कोई पत्ती है, उस पत्ती को सामने वाला हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यह बीच में क्या होती है, मध्य सिरा होती है, मध्य सिरा, जहाँ से क्या होता है, जल हुआ या फिर भोजन हुआ, ऐसा पत्तियों तक पहुँचता है। यह पर्णपटल है, यहाँ पर छोटे छोटे सिराएं हैं। मैं यहाँ पर आपको यह भाग आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। तो यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर जो मध्य सिरा है उसमें ऊपर की तरफ फ्लोएम और नीचे की तरफ जाइलम होता है। ऊपर की तरफ क्या होता है, फ्लोएम, और नीचे की तरफ जाइलम होता है। और फ्लोएम जाइलम
कि जो मिलन को जो फ्लोएम जाइलम मिलकर एक बंडल का निर्माण करते हैं उसे हम संवहन बंडल कहते हैं। यानी जल फ्लोएम जो मिलकर कार्य को पूरा करते हैं, एक रिंग बनाते हैं, जाइलम फ्लोएम एक रिंग बनाते हैं, उस रिंग को हम संवहन बंडल कहते हैं। इसमें आप मेनली रूप से यहाँ पे अगर हम देखें, इस जो लेयर है मोटी सी, इस लेयर को और हम सूक्ष्म की सहायता से देखें तो आपको ऊपर की तरफ एक मोमी क्यूटिकल का आवरण दिखता है। क्या? मोमी क्यूटिकल का आवरण। उसके ऊपर देख रहे हो यहाँ पर मोमी क्यूटिकल का आवरण है, उसके नीचे क्या है? ऊपरी बाएं त्वचा। क्या है? ऊपरी बाएं त्वचा। और उसके नीचे हरित लवक पाए जाते हैं। हरित लवक जो क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोफिल होता है, वह हरित लवक के नाम से जानते हैं हम, जिसके द्वारा पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूरा करते हैं। साथ ही साथ इनके बीच वायु कोश भी पाया जाता है, जहां H2O और CO2 आकर भरते हैं, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी की जाती है। मतलब भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है वह पूरी की जाती है। साथ साथ यहाँ द्वार कोशिका भी होती है और यह क्या है? निचली बाह्य त्वचा होती है। तो यह पत्ती का अनुप्रस्थ काट है जो बनाया गया है। अगर हम बात करें प्रकाश संश्लेषण में कुछ निम्न चरण होते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी वह कुछ चरण के द्वारा होती है। पहला, जैसे क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, यानी जो सूर्य से किरण आएंगी तो इस किरण को पहले तो यह अवशोषित करेगा। क्या करेगा? अवशोषित। दूसरा चरण क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। दूसरा बात यह होगा, जैसे क्लोरोफिल है, यहाँ से सन क्यूब आएगा तो अवशोषित करेगा, अवशोषित करने के बाद जो है यहाँ से रासायनिक ऊर्जा निकालता है, यानी प्रकाशिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। दूसरा, तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, यानी जो H2O है इसका अपघटन करेगा, इसे तोड़ देगा, H+O2 में तोड़ देगा, मतलब बांट देगा, H++O2 में तोड़ देगा इसे। और तीसरा चरण यह हो जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ करके H+ और O2- को लेकर यह क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बना देता है। तो यह पूरी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत आती है। यह 3 चरण में यह पूरी प्रक्रिया क्या होती है? पूरी की जाती है। तो यह जो प्रक्रिया हुई, यहां से मैंने बताया कि CO2 अंदर जाए। क्या जाएगा? CO2 अंदर जाएगा। तो CO2 किसके द्वारा अंदर जाता है? तो रंध्र के द्वारा। क्या बताया? तो यहाँ पर हम एक और चीज़ लिख सकते हैं कि CO2 जो जाता है वहाँ किसके द्वारा जाता है? तो रंध्र के द्वारा जाता है। तो यह रंध्र क्या चीज़ है? इसके पहले पार्ट हम बता चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर और क्लियरिफाई कर देते हैं। तो जैसे देखते हैं रंध्र क्या है, तो इसे रफ करते हैं। रंध्र आपका इतने में ही क्लियर हो जाएगा। देख लो, रंध्र की संरचना देखें तो रंध्र की संरचना कुछ इस प्रकार होती है। सर्वप्रथम हम ऐसे बना लेंगे, फिर उसके दोनों साइड ऐसे, फिर आराम से जैसे एक फूल की तरह यह बन जाता है। इसके यहाँ पर क्या होते हैं? केंद्रक होते हैं, और यह क्या कहलाती हैं? द्वार कोशिका कहलाती है। द्वार कोशिका यह कहलाती है केंद्रक, और इसके बीच का भाग छिद्र हो जाता है। यहाँ से कुछ सिराएं निकलती हैं, इनका भी काम इंपॉर्टेंस होता है, सिरा। अब यह जो रंध्र होता है, रंध्र मेनली काम करता है गैसों के आदान प्रदान। किसका काम करेगा? गैसों के आदान प्रदान का। जैसे CO2 अंदर जाएगा, H2O बाहर जाएगा, ऑक्सीजन बाहर जाएगा, या फिर जब श्वसन होगा, श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड जल बाहर जाएगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगा। तो यह सब प्रक्रिया जो गैसों का विनिमय होता है वह रंध्र के द्वारा ही किया जाता है। तो कहीं ना कहीं रंध्र खुलेगा तो बंद होना जरूरी। क्यों बंद होना जरूरी है? क्योंकि जब यह खुलता है तो H2O भाप के रूप में निकलता रहता है, जिससे जल की हानि होने लगती है। और जब जल की हानि बढ़ जाती है तो इन छिद्रों को बंद कर दिया जाता है। तो आपको यहाँ 2 चीज़ मिली, एक तो वह बंद हो रहा है और एक तो वह खुल रहा है।
तो खुलने और बंद होने की प्रक्रिया निर्भर किस पे करती है? तो खुलने और बंद होने की प्रक्रिया द्वार कोशिकाओं पर निर्भर करती है। तो लेकिन द्वार कोशिकाएं ऐसा कौन सा संदेश पाते हैं कि ये खोलना शुरू कर देते हैं? तो यही चीज़ हम क्लियर करेंगे कि यह खुलने और बंद होने की जो प्रक्रिया होती है वह कैसे होती है। तो हम बता देते हैं कि यह सिरा से क्या होता है? जल सिराओं से द्वार कोशिका में आता है और द्वार कोशिका में आकर H2O यहाँ पर भर जाता है। H2O भरने के कारण द्वार कोशिकाएं फूल जाती हैं। क्या होती हैं? फूल जाती है। फूलने के कारण यह जो छिद्र होता है वह खुल जाता है और खुलने पर गैसों का आदान प्रदान होने लगता है। लेकिन जब H2O जल की हानि होने लगती है तब यहाँ से जल को फिर सिराओं द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, खींच लिया जाता है, जिससे द्वार कोशिकाओं से जल निकलने के कारण द्वार कोशिकाएं पुनः अपनी पहली अवस्था में यानी फिर से सिकुड़ जाती हैं और छिद्र बंद हो जाता है और जो जल की हानि होती है वह भी बंद हो जाती है। तो रंध्र को हम परिभाषित कैसे कर सकते हैं? हम कह सकते हैं रंध्र वह छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो पत्तियों की सतह पर पाए जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण में होने वाली गैसों के आदान प्रदान की जो क्रिया होती है वह रंध्रों द्वारा की जाती है। साथ ही साथ रंध्र जब कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है तो द्वार कोशिकाओं में जल भर जाता है, जिसके कारण द्वार कोशिकाएं फूल जाती हैं और छिद्र खुल जाता है और इनका विनिमय शुरू हो जाता है। लेकिन जल की हानि की अधिकता के कारण यहाँ से द्वार कोशिकाओं से जल खींच लिया जाता है और फिर जो छिद्र होते हैं वह बंद हो जाते हैं। तो आई होप आपको रंध्र और पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। इसके अगले वीडियो में हम मनुष्य पोषण यानी पाचन की बात करेंगे। उसकी पूरी वीडियो आपको अगले पार्ट में मिलेगी, मनुष्य की पाचन की। तो यहाँ पर आपको मैंने न्यूट्रिशन यानी पोषण समझा दिया, स्वपोषी पोषण, परपोषी पोषण। परपोषी पोषण के 3 प्रकार हुए, वह भी आपको क्लियर कर दिया गया। अम्लीय पोषण, पैरामीशियम पोषण क्लियर हो गया और साथ साथ पादन में पोषण यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी आपको बता दी गई है। तो आई होप आपको इस पार्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर होती भी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो में जो दिक्कतें होंगी उसे हम सॉल्व कर देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।